अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़वाद अहमद नजम है और मैं नस्ट इस्लामाबाद कैंपस में शोबा तदरीस से वाबस्ता हूँ। आप में से अक्सर मुझे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के हवाले से और बिल्डिंग डिज़ाइन के हवाले से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर ऑनलाइन लेक्चर्स के हवाले से जानते होंगे, लेकिन आज से मैं एक मुख्तसर दौरानिए की एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अर्थक्वेक्स यानी ज़लज़ले क्या होते हैं और इनके दौरान या इनसे पहले और इनके बाद हमें क्या करना चाहिए। वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें इनके आने से पहले अपनानी चाहिए। इस सीरीज़ के दौरान हम उन चीज़ों का ज़िक्र भी करेंगे कि जो ज़लज़ले के दौरान हम कर सकते हैं ताकि किसी नुकसान से बच सकें, और वो चीज़ें भी कि जो हमें ज़लज़ले के दौरान नहीं करनी चाहिए, जो हमें ख़तरे से दो चार कर सकती हैं ताकि किसी मुमकिना नुकसान से बचा जा सके। लेकिन आज की ये पहली मुख्तसर वीडियो में हम ये जानेंगे कि अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, इनके आने की क्या वजूहात हैं और इनकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हमें कैसे इनसे होने वाले मुमकिना नुकसानात से बचने में मददगार साबित हो सकती है। अर्थक्वेक्स इस ज़मीन के नीचे और इसकी सतह के ऊपर होने वाले बहुत से कुदरती मज़ाहिर में से एक है। पिछली कुछ दिहाइयों में होने वाली रिसर्च के नतीजे में आज साइंसदान इनकी वजूहात के बारे में ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा यकीन के साथ जानते हैं। आज हम ये जानते हैं कि ज़मीन असल में 3 मुख्तलिफ़ तहों या लेयर्स से मिलकर बनी है। इसकी सबसे बैरूनी तह, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, ये एक कॉन्टीन्यूस शेल की मानंद नहीं है, बल्कि ये चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, उनसे मिल के बनी है। इसकी मिसाल यूँ लीजिए कि जैसे अगर आप एक अंडे को उबालते हैं और उसको ओवर कुक कर देते हैं तो आप देखेंगे कि उसकी बैरूनी सतह के ऊपर क्रैक्स आ चुके होंगे और वो एक कॉन्टीन्यूस शेल नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह ज़मीन की बैरूनी सतह भी एक कॉन्टीन्यूस शेल नहीं है, बल्कि ये बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स यानी चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों से मिलके बनी है, और ये टुकड़े ज़मीन की निचली सतह, जिसको मैंटल कहते हैं, उसके ऊपर मौजूद होते हैं। इस सतह के नीचे होने वाली मुख्तलिफ़ तब्दीलियों और अवामिल के नतीजे में ये बड़ी बड़ी प्लेट्स एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करती हैं और इनकी हरकत की रफ़्तार बहुत स्लो होती है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर पर ईयर या 2 सेंटीमीटर पर ईयर। और ये रफ़्तार इतनी कम है कि आप इसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक लंबे अरसे तक आप इनकी हरकत को मॉनिटर करें तो आप देखेंगे कि ये प्लेट्स या चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े डिफरेंट डायरेक्शंस में ज़मीन की सतह में मूव करते हैं। ये रफ़्तार इतनी कम है कि अक्सर इसको समझाने के लिए ये मिसाल दी जाती है कि ये प्लेट्स आलमोस्ट उसी रफ़्तार से मूव करती हैं जिस रफ़्तार से हमारे नाखून बढ़ते हैं। यानी आप उनको बढ़ता हुआ देख तो नहीं सकते, लेकिन इस मूवमेंट को आप कुछ अरसे के बाद अगर मॉनिटर करें तो डिटेक्ट कर सकते हैं। कुछ केसेस में हमें ये बड़े बड़े क्रैक्स सरफेस के ऊपर नज़र भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम इनको सरफेस के ऊपर देख नहीं सकते। जदीद तहकीक और डिफरेंट डिटेल टेस्टिंग के नतीजे में हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये क्रैक्स, जिनके लिए आज हम फॉल्ट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या प्लेट बाउंड्री का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अर्थक्वेक्स की एक्चुअल कॉजेज़ में से हैं। ज़मीन की दूसरी तह, जिसको मैंटल कहते हैं, वो असल में लिक्विड रॉक्स के एक ओशन पर मुश्तमिल है, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है, जो कि रॉक्स को लिक्विड फॉर्म में रखता है। और उस लिक्विड रॉक्स के ओशन के ऊपर ये टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद होती हैं। अब ज़मीन की सतह पर ये टेक्टोनिक प्लेट्स कई दफ़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, कई दफ़ा दे आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे के पैरेलल में ऑपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड करती हैं। इनकी स्लो मूवमेंट के रास्ते में अगर कोई भी रुकावट आए, जैसे कि फ्रिक्शन या कुछ दीगर अवामिल, उसके नतीजे में इनकी मूवमेंट रुक जाती है और उस मुकाम पर ज़मीन की सतह के नीचे एनर्जी स्टोर होना शुरू होती है। ये अमल सैकड़ों या हज़ारों साल तक जारी रह सकता है, लेकिन एक दिन जब उस एनर्जी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स, जिनकी मूवमेंट में बज़ाहिर एक वक्ती रुकावट आ गई थी, वो दोनों एक सडन मूवमेंट के साथ स्लिप होती हैं या रप्चर होती हैं। ये अमल
زیر زمین ایک بہت بڑے دھماکے کی صورت میں ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک ڈسٹربنس یعنی وائبریشنز، لہریں یہ زمین کی سطح میں موو کرتی ہیں، جیسے کہ ایک بلاسٹ کے نتیجے میں ڈیفرنٹ ویوز یا لہریں بلاسٹ کے مقام سے ہر طرف موو کرتی ہیں اور تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اس رپچر یا اس سڈن سلپ کے نتیجے میں زمین کی سطح میں یہ وائبریشنز پھیل جاتی ہیں، اور یہ اس مقام سے جس کو ہائپو سینٹر کہتے ہیں اور جس کے بالکل اوپر سطح کے اوپر مقام کو ایپی سینٹر کہتے ہیں، وہاں سے ہر طرف پھیل جاتی ہیں اور اپنے راستے میں آنے والے سب میس کو یعنی زمین کی سطح کو، کرسٹ کو ایک سڈن موومنٹ یا ایک وائبریشن کی صورت میں محسوس ہوتی ہیں۔ ہمارے سب بر اعظم، سمندر، شہر اور ممالک اسی ارتھ کی بیرونی سطح کرسٹ پر موجود ہیں، لہٰذا یہ سب ان سڈن موومنٹس کو یا وائبریشنز کو جو اس رپچر کے نتیجے میں ہوتی ہیں محسوس کرتے ہیں، اور یہ وائبریشنز ہیں جو ہم ایک زلزلے کی صورت میں محسوس کرتے ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ارتھ کوئکس زیادہ تر کیسز میں براہ راست کسی نقصان کا باعث نہیں بنتے، بلکہ ان کے نتیجے میں ہماری عمارتوں اور دیگر انفراسٹرکچرل فیسلٹیز کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ اصل میں ہمارے سوشل اور اکنامک لاس کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ ارتھ کوئک کا فینومینا اتنے گرینڈ سکیل پہ ہوتا ہے کہ کوئی ہیومن ایکٹیویٹی اس کو متاثر نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زلزلوں کو آنے سے روک تو نہیں سکتے، لیکن ہم ان کو ایک قدرتی آفت میں بدلنے سے ضرور روک سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ ہم اپنی عمارتوں کو درست انجینئرنگ پرنسپلز کے مطابق ڈیزائن کروائیں اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو سینسٹائز کریں تاکہ ہم جو بھی احتیاطی تدابیر پہلے اپنا سکتے ہیں وہ ضرور اپنائیں۔ آج کل کی جدید تحقیق کے نتیجے میں بننے والے بہت سے انجینئرنگ میتھڈالوجیز اور ٹیکنیکس ایسی ہیں جن سے آپ بہت کم قیمت میں ارتھ کوئک ریزسٹنٹ بلڈنگز بنا سکتے ہیں، ایسی بلڈنگز جو ارتھ کوئک سے پیدا ہونے والی موشنز اور وائبریشنز کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں، جو سمارٹ بلڈنگز ہوں اور جو اپنی لائف کے دوران آنے والے سب ارتھ کوئکس میں کم سے کم نقصان اٹھائیں۔ ہماری تحقیق اور دیگر کاوشیں اپنی افادیت میں بہت محدود ہوں گی اگر ہم ایک عام آدمی کو جو اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے اپنا گھر بنا رہا ہے اس کو ایک محفوظ اور پائیدار عمارت دینے میں ناکام رہیں، یا اس کو یہ کنونس کرنے میں ناکام رہیں کہ زلزلہ ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو کسی بھی وقت کہیں پر بھی آ سکتا ہے اور قیمتی انسانی جانوں کا خراج وصول کر سکتا ہے۔